नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, आज 17 तारीख है और इस 17 तारीख को बिहार का बहुत बेसब्री से इंतजार था, इस 17 तारीख का, क्योंकि खबर ये थी कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव उनके साथ फिर से एक बार सड़कों पर उतरेंगे। 9 जुलाई का वो दृश्य ना तो बिहार भूला है और ना देश, और खास करके सत्ताधारी दल जो केंद्र की सत्ता में है, खास करके वो संगठन जो केंद्र की सत्ता चला रहा है, बिना अपनी पार्टी के संसदीय दल से नेता चुने हुए को नेता चुन करके जो संगठन जो है वो जो गठजोड़ देश में प्रधानमंत्री बनाया है, उस गठजोड़ को भी 17 तारीख का वैसे ही इंतजार था कि क्या इंपैक्ट आएगा। कहीं 9 जुलाई वाला सैलाब एक बार फिर से सड़कों पर उतर आया तो क्या होगा। ये सारे डर सता रहे हैं, क्योंकि वोट चोरी का आरोप जो लगा हुआ है वो साबित कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी के उस पूरे फॉर्मूले पर मुहर लगाई है सरकार ने। अनुराग ठाकुर ने जो बात कही उसने पूरा साबित कर दिया कि राहुल गांधी का एक एक शब्द जो है वो सही है। फाइनली सरकार ने मान लिया कि वोटों की चोरी हुई। अब ये यात्रा, इस यात्रा की अगर हम बात करें तो मैं पहले यही समझ लूं कि यात्रा कितनी इंपॉर्टेंट है बिहार के लिहाज से, बिहार के लोगों के हिसाब लिहाज से, वोटों की चोरी के लिहाज से और वोट चोरी रोके जाने के इस अभियान के लिहाज से। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, ये जो यात्रा है जो 17 तारीख से आज से शुरू हो रही है, ये केवल बिहार के लिए इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाकी पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी पूरे विश्व के अंदर जो प्रतिष्ठा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल पूरा विश्व देखेगा और आज ये देखेगा जब राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, और दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कह दिया है कि जो यात्रा की शुरुआत हो रही है वो सीपीआई एमएल के गढ़ों से हो रही है। और आप जानते हैं सीपीआई एमएल जो है वो गरीबों की और शोषितों की पार्टी है। तो जिस प्रकार का जनसैलाब आपको दिखाई पड़ेगा, उससे पूरे विश्व को यह भरोसा आएगा कि भारत का लोकतंत्र सारे प्रयासों के बावजूद अभी भी पूरे वाइब्रेशन मोड में है और वो अभी खत्म नहीं हुआ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, ये बिहार में ये संघर्ष हो रहा है, वो बिहार जहां कुंवर सिंह जैसे लोग हुए हैं, और ऐसे बिहार जहां पे जयप्रकाश का आंदोलन शुरू हुआ जो पूरे देश के अंदर फैला। तो ये केवल बिहार का प्रश्न नहीं है, ये पूरे देश का प्रश्न है। और ये मेरे को आशा है, बिहार के लोगों को जितना मैं समझाऊं, काशी का पढ़ा हुआ हूं, मेरे ज्यादातर मित्र जो हैं वो बिहार के और ईस्टर्न यूपी के होते थे, तो मैंने वहां के लोगों का जुझारूपन और वहां के लोगों का तेजस्वीपन, जो कि लोकतंत्र को और राजनीतिक मुद्दों की बहुत ज्यादा समझ रखते हैं, उनसे मुझे आशा है कल जब ये देखेंगे कि वहां पे पैर रखने की शायद जगह ना मिले। और मैं भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के देश की जनता से कि जैसे आपने 74-76 में इंदिरा जी की इमरजेंसी को हटाने के लिए कमर कसी थी, कृपा करके देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार की सड़कों पे एक जगह भी अगर बच गई तो मुझे अफसोस होगा। आपने देखिए जो पानीपत का चुनाव हुआ पंचायत का, अब राम प्रकाश जी खुद सोचिए, अभी तक ये कहते थे ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। विपक्षी चुनाव आयोग कहता था कि विपक्षी दलों को आमंत्रित करते हैं, आइए प्रूव कीजिए ईवीएम में गलती नहीं होती। और आप देखिए पानीपत के चुनाव में क्या हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, किसी को अध्यक्ष चुन लिया गया, जो कैंडिडेट हारा वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में ईवीएम की काउंटिंग कराई, और काउंटिंग में पाया जो आदमी 3 साल से अनधिकृत रूप से वहां पे सरपंच बना हुआ था, उसको हटा के हारे हुए कैंडिडेट को जीता बता दिया गया। तो भैया वोट अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं भी होती और काउंटिंग में इस प्रकार की अगर हेराफेरी हो जाती है कि 3 साल तो आदमी आनंद ले गया, तो 2 साल केवल इस सरपंच को मिलेगा जिसको हारा डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को जब मसीह को उन्होंने कोई दंड नहीं दिया, और यहां पे जहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने पानीपत के अंदर हारे को जीता और जीते को हारा बता दिया, अगर इनको भी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलेगा और 20-20 साल की सजा नहीं मिलेगी, तो लोग डरेंगे क्यों बेईमानी करने से और लोकतंत्र की हत्या करने से। आपने देखा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो चौधरी छोटू राम के दौहित्र हैं, उनके पुत्र ब्रजेंद्र सिंह इलेक्शन लड़े, हरियाणा चुनाव का 67 वोट से हारे।
और वहां पे 267 वोट ऐसे हैं जिनको इनवैलिड बता दिया चुनाव आयोग ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने इनवैलिड बता दिया। उन्होंने कहा साहब रिकाउंटिंग कर, भाई इनवैलिड ईवीएम में कैसे इनवैलिड हो सकता है? पहले तो होता था एक मोहर लगा दी आपने, दो जगह मोहर लगा दी या बीच में लाइन पे मोहर लगा दी तो इनवैलिड हो गया। यहां तो ईवीएम में एक बार बटन दबा देते हैं तो उसके बाद वो फ्रीज हो जाती है मशीन, दूसरा बटन आप दबा ही नहीं सकते, तो इनवैलिड कैसे हो गया? वहां भी जब काउंटिंग होगी सुप्रीम कोर्ट, तो इसका मतलब यह है वोटर लिस्ट में भी हेराफेरी हो रही है, मरे लोग जिंदा हो रहे हैं, जिंदा लोग मर रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं, एक एक मकान के अंदर 250-250 लोग भी आ रहे हैं, एक ही जात के लोग आ रहे हैं, एक ही पिता के 40 बच्चे भी आ रहे हैं, पिता की उम्र कम हो रही है, बच्चों की उम्र ज्यादा हो रही है, और इसके बाद काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है। रिटर्निंग ऑफिसर सुन नहीं रहे, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर से ऊपर से आदेश हैं या बेटा कोई गड़बड़ी की तो ईडी की जांच करा के तुम्हें अंदर कर देंगे। और ज्यादातर अधिकारी हरियाणा के ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं और जिन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, वो डर के मारे वही तो चुनाव चोरी हो रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और मेरे को यह आशा है आज के तारीख में जब राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, दीपंकर भट्टाचार्य पहुंचेंगे और जब तेजस्वी यादव सड़कों पे निकलेंगे, मुकेश सहनी निकलेंगे, उसके बाद ऐसा सैलाब देखने को मिलेगा। और अगर नहीं देखने को मिला, जिसकी मुझे आशा बहुत कम है, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होगा। अब सर मैं इस पूरे मुद्दे पर इस बाद में सवाल लूंगा, जरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपने कह दिया, पिता पुत्र और ये सारी चीजें उस पर आ गया, एनसीईआरटी का मॉड्यूल आ गया है, उसमें अब जो है वो विभाजन विभीषिका के तौर पर पढ़ाया जाएगा और उसमें जिम्मेदार जो है उसको कांग्रेस, माउंटबेटन और जिन्ना को बताया जाने की बात है। क्योंकि आप शिक्षण कार्य में रत रहे तो इसलिए आपसे समझ लेना ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी का ये मॉड्यूल क्या ये नहीं कह रहा है कि आने वाले समय में देश में रामकमल दास, क्योंकि आप काशी के पढ़े हैं, तो रामकमल दास जहां पर 42 साल की उम्र में जिसने 72 साल के बच्चे पैदा कर लिए, उसके योगदान को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए इतिहास में पढ़ाया जाएगा और उसका योगदान जो है वो मोदी जी के नॉन बायोलॉजिकल होने के बावजूद जो देश के विकास में उनका योगदान है उससे कहीं अहम है, क्योंकि उसने तो मोदी जी को बनाया, मोदी जी को सत्ता में लेके आया वो। नहीं, वही रामप्रकाश जी प्रश्न है ना, ये क्या साइंटिफिकली, भाई ये 21वीं शताब्दी का विश्व है, ये 21वीं शताब्दी का। ठीक है, जज साहब ने कह दिया था कि वो मोर जो है, मोर मोरनी के आंसू जब मिलते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं। बहुत सारे इस प्रकार के आजकल तो जजेस भी अपने डिसीजन दे देते हैं और टिप्पणी कर देते हैं। तो लेकिन क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता, मेरी पीढ़ी में तो पॉसिबल नहीं था। रामप्रकाश जी, आप तो नई पीढ़ी के हैं, आपकी पीढ़ी में क्या ये पॉसिबल हो कि बाप जो है 50 साल का और बेटा 76 साल का हो और एक ही उम्र के 4-4, 5-5 बच्चे हों? भाई ये हमने दूसरे उनमें जंतुओं में तो देखा है, नाम नहीं लूंगा वरना लोगों की भावना भड़क जाएगी, लेकिन आदमियों तो ऐसे नहीं होता ना। और शक्ल सबकी अलग है और बिल्कुल उनका रंग रूप अलग है, लेकिन एक एक साल में 5-5, 6-6 बच्चे हो गए, पिता की उम्र पिता से ज्यादा। और इस प्रकार की जो पूरी स्थिति बन रही है पूरे देश के अंदर जैसे, और अनुराग ठाकुर ने उसमें मोहर लगा दी है, उन्होंने राहुल गांधी की बात को प्रूव कर दिया। भाई कौन कह रहा था कि बीजेपी गड़बड़ी कर रही है? हम लोगों ने तो बीजेपी पे कहीं आरोप नहीं, हमने तो चुनाव आयोग पे आरोप लगाया, हमने तो राजीव कुमार अग्रवाल और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पे आरोप लगाया। अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता और राजीव कुमार अग्रवाल को बचाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टूट पड़े और लड़ना पे आ जाएं और एसआईआर की बड़ाई बताने लगे और इसको लोकतंत्र के लिए इंपॉर्टेंट बताने लगे और 67 लाख लोग जिनका नाम काटे हैं उनको बार बार सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मों की तरह कहा जाए कि हम बाध्य नहीं, हम नहीं बताएंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम नाम काटेंगे और बताएंगे नहीं, एक एक मकान में 250-250 वोटर डालेंगे। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश दे, उसके बाद इधर राहुल गांधी को लिस्ट ना दें, उनको 6 महीने लगे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को एनालाइज करने में, और अनुराग सिंह ठाकुर को डिजिटल सारी वोटर लिस्ट दे दें जिसको वो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को 5 दिन के अंदर एनालाइज करके जनता के सामने पेश कर दें। तो इस प्रकार से अगर देश के लोकतंत्र के साथ होगा, और ये जो 21वीं शताब्दी में विश्व में, मान लीजिए लोग क्या सोचेंगे, रामप्रकाश जी आप खुद बताइए, जब वो सोचेंगे कि भारतवर्ष एक ऐसा देश बन गया है जहां बाप की उम्र से ज्यादा के बच्चे होते हैं और एक एक उम्र के 6-6, 7-7 बच्चे होते हैं, 70 बच्चे होते हैं। अरे ये तो भाई अब आई डोंट नो, या उसकी भी कोई नई परिभाषा बता देंगे कि नहीं उनके 5 पत्नियां थी और 5 पत्नियों के अलग अलग बच्चे हुए थे, हो सकता है कल तक ये प्रूव कर दें, लेकिन उसमें जो दास साहब है वो जेल के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि बहु स्त्री और बहु पत्नी प्रथा तो हमारे देश के अंदर पॉसिबल है नहीं।
तो वो जेल के अंदर, लेकिन इतना ज्यादा इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया है और उसके बावजूद बेशर्मों की तरह सामने आ रहे हैं। लेकिन इतनी बात पक्की है कि बिहार के अंदर जिन 65 लोगों के नाम इन्होंने काटे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बताना पड़ेगा कि मरे जिंदा कैसे हो गए और जिंदा मर कैसे गए। ये 65 लाख वोट तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के वोटर से, अगर वोटर रहे भी होंगे तो हट जाएंगे। और अब मेरे को केवल इस समय का इंतजार है जब राहुल गांधी सड़कों पे उतरेंगे, दीपंकर भट्टाचार्य उतरेंगे, और मैं वो दृश्य देखने के लिए लालायित हूं जब लाखों लोग सड़कों पे होंगे और एक पैर रखने की जगह लोगों को नहीं मिलेगी। तो आप जिस जन सैलाब की बात कर रहे हैं, वो अगर दृश्य वैसा बनता है तो नीतीश कुमार साहब क्या करेंगे, अमित शाह साहब क्या करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे, ज्ञानेश कुमार साहब क्या करेंगे? भाई देखिए, ये तो आपको पता है कि जेडीयू का इस समय बंटवारा बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। उनके जो 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसमें 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो समण जाति के आते हैं, जिसमें संजय झा भी हैं और जिसमें लल्लन सिंह भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए इंतजार में हैं। जिस दिन जनता दल यूनाइटेड सत्ता से बाहर हुई, ये 6 लोग लिख के रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और जो 6 लोग बचेंगे 12 में से, जो मंडलवादी लोग हैं, जो ओबीसी समुदाय के और दलित वर्ग के हैं, ये आरजेडी में चले जाएंगे। ये बात तो लिख के रख लीजिए। 6-6 का बंटवारा तो हो चुका है। अब असली मुद्दा यह है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के साथ मुश्किल क्या हो गई है, जब सारे अधिकारियों के साथ मुश्किल हो गई है, जिन्होंने बेईमानी में साथ दिया है, उनको सिहरन होती होगी, उनको रात में नींद नहीं आती होगी। जब ये सरकार बदलेगी तो क्या होगा? और गोदी मीडिया को भी यही परेशानी है। आपने सुना होगा एक गोदी मीडिया जो अपने को बड़ा प्रतिष्ठित और नंबर 1 का चैनल कहता है और जिसके जो एंकर हैं बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ड्रग्स दो करते हैं, उन्हीं के एक एंकर ने किस प्रकार के आरोप उन पे लगाए। तो इन लोगों की भी जान सूखी हुई है। अभी तो देखिए, लोग डर के मारे इनका, और क्योंकि उन्होंने भी पाप में हाथ धोए हैं, इसलिए वो भी खुल के सामने नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए ये जो आज होने वाला है 17 तारीख को, मुझे अगर इसके अंदर एक देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए वो ललक नहीं दिखाई पड़ी बिहार को, तो मैं बहुत ज्यादा मायूस होऊंगा। लेकिन अभी भी मुझे आशा है, बिहार वासियों से मुझे आशा है कि जो 74-76 का बिहार मैंने देखा है वो ये दिखाई पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी के और आसपास झारखंड के लोगों से भी मेरा निवेदन है, जाइए और इस देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए, और इस देश को जो हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से जाने दी थी, जान देने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन गांधीवादी शांतिपूर्ण एक ऐसा सत्याग्रह होना चाहिए कि इन प्रकार के चोरों के दलाल और वोट चोरी करके सत्ता में बैठे हुए लोगों को भागने में मजबूर होना पड़े या जेल जाना पड़े, लेकिन अपने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, क्योंकि जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। सर, अब थोड़ी सी बात हम लोग जरा राजनीति से अलग हट करके देश दुनिया की बात कर लें। अर्थ के हिसाब से बहुत जरूरी मुद्दे पर बात कर लें। ट्रंप और पुतिन साहब की मुलाकात हो गई है। आजकल एक बार फिर देखा गया है कि जब ट्रंप ने चूड़ी कसी है तो पुतिन की तरफ झुकाव भारत का बढ़ गया है। जो अभी माय फ्रेंड हो रहा था, वो माय फ्रेंड की जुबान बंद हो गई है। हालांकि अंदरूनी खबर ये भी है कि बटरिंग करने के लिए, मक्खन लगाने के लिए समय फिर से मांगा जा रहा है कि सर किसी तरह मुझे समय दे दीजिए, मैं मिल लूं, हाथ पैर जोड़ के इस मामले को सेटल करूं, क्योंकि टैरिफ की मार बहुत जबरदस्त है और देश में विरोध बहुत ज्यादा हो गया है। मेरा 75 साल मेरी उम्र होने जा रही है, वैसे ही मेरी कुर्सी खतरे में है ऑलरेडी। ट्रंप फिर कह रहे हैं कि भाई उनके दबाव के चलते एक सीजफायर से आगे बढ़ के अब वो ये कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना भारत ने बंद कर दिया। तो ये जो पूरा मामला है, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात और इधर भारत की स्थिति, क्योंकि कितनी डील हुई, कितनी बातचीत बनी, भारत के लिए उसमें से क्या सिक्योरिटी, कितना सुरक्षित हुआ भारत ट्रंप और पुतिन के इस मुलाकात में जो बातचीत हुई, जो नतीजे निकले? देखिए राम प्रकाश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये बचपना नहीं है। हमारे बचपन में जैसे होता था, आपके भी होता होगा कि माँ ने थप्पड़ लगा दिया तो पापा के पास चले गए, पापा ने थप्पड़ लगा दिया तो चाची के पास चले गए और उनके आंचल में छिप गए कि वो फलाने ने मार दिया, तुम बचा लो, वो बचा लेती थी। ये नहीं है कि आपको ट्रंप ने डांटा तो पुतिन के पास चले गए, पुतिन ने डांटा शी जिनपिंग के यहाँ 30 तारीख को यात्रा पे निकल गए, उसने डांटा तो पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए।
देखिए ये है मामला डोनाल्ड ट्रंप। और एक चीज मैं फिर चेतावनी देता हूं, और आप ये नोट कर लीजिएगा, और फिर ये दुष्प्रचार होगा, टैरिफ ट्रंप कम कर देगा। ये टैरिफ है ही नहीं मुद्दा, ये ट्रंप टैरिफ नहीं चाहता है। वो चाहता है कि अगर वो टैरिफ लगा देगा तो उसके देश में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। वो क्या चाहता है और जिसको वो अचीव कर लेगा, और ये अचीव हो जाएगा, और वो इसीलिए टैरिफ उसने 50% लगाया है। वो चाहता है, देखिए भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व के अंदर जिसके यहां कंजम्पशन है, बाकी देशों में कंजम्पशन ही नहीं है। आप यूरोप चले जाइए राम प्रकाश जी, घूम आइए, पूरे पूरे विश्व में घूम आइए, आपको बच्चे नहीं दिखाई पड़ेंगे। कारण क्या है? प्रांस नहीं दिखाई पड़ेंगे जैसे हमारे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है ना, भीड़ की भीड़। आप सड़कों में घूमेंगे, आपको बुढ़े दिखाई पड़ेंगे 80 85 90 साल के, बच्चे नहीं दिखाई पड़ेंगे, नौनिहाल नहीं दिखाई पड़ेंगे। उनके पास पॉपुलेशन ही नहीं है। अच्छा, पॉपुलेशन कितनी है? 17 करोड़, 18 करोड़, 19 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ मैक्सिमम। रूस, ये चीन और भारत को छोड़ दीजिए आप। भारतवर्ष में जितनी मिडिल क्लास है जो खरीद सकती है कुछ, उसकी संख्या इन सारे यूरोपियन इंडिविजुअल देशों से ज्यादा है। वो चाहता है अमेरिकन माल हमारे यहां ठूसना। वो टैरिफ नहीं चाहता, वो हमारे देश से एक्सपोर्टेड चीज पे टैरिफ लगा के अपना नुकसान नहीं करना चाहता है। वो दबाव में ले रहा है। और आप देखिएगा चुपचाप, जैसे हार्ले डेविडसन पे टैक्स कम हुआ, उनके विस्की पे टैक्स कम हुआ, चॉकलेट पे टैक्स कम हुआ, चीजों पे टैक्स कम हो जाएगा, अमेरिका माल ठोक देगा, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, और फिर हमारे देश के अंदर गोदी मीडिया बताएगा देखिए टैरिफ कम हो गया, टैरिफ कम हो गया। टैरिफ लगाना अमेरिका का उद्देश्य है ही नहीं, वो केवल ट्रेड डील चाहता है। आधे देशों से उसने ट्रेड डील कर दी है, लेकिन पूरे विश्व के अंदर जितनी परचेजिंग पावर है उतनी हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों के 5 किलो अनाज में रहने के बावजूद, 70% लोगों के बिल्कुल बेहाल स्थिति के बावजूद 30% लोग का ही मतलब होता है 45 करोड़ लोग। और ये लोग इतने ज्यादा हैं, अमेरिका केवल अपने देश के उत्पादों को भारतवर्ष के अंदर डंप करना चाहता है, जो यूके के साथ ट्रेड डील करके आपने रास्ते खोल दिए। सर एक और चीज रही ट्रंप और पुतिन के मुलाकात में, जिस तरीके से पुतिन और ट्रंप की जब मुलाकात हुई और जैसा वहां पर माहौल बनाने की कोशिश हुई, V2 बॉम्बर्स वहां पर खड़े किए गए, फिर उड़ाए गए, पुतिन को धमकी देने की जो कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से ट्रंप साहब ने कोशिश की, ट्रंप पुतिन से मुलाकात के पहले भी जो बयानबाजी ट्रंप ने की, उन बयानबाजियों को कल की मुलाकात के बाद कितना असरकारक देख रहे हैं आप? क्या जो दबाव ट्रंप बनाना चाहते थे पुतिन पर, उस तरीके का कोई दबाव बना पाने में कामयाब दिखे क्या वो? देखिए राम प्रकाश जी, निष्कर्ष दिखाई पड़ रहा है, वो युद्ध विराम के लिए तैयार पुतिन नहीं है। वो कह रहे हैं ठीक है युद्ध हम रोक सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन युद्ध विराम नहीं करेंगे। वे जैसे मोदी जी ने ये कहा और उसमें कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी पैदा हो गई, युद्ध विराम की सीज फायर की बात नहीं हुई, वो नहीं माने। अच्छा, दूसरी बात ये सोचिए, आप कल्पना कीजिए ईरान जैसा देश जो दुश्मनों से घिरा हुआ है, और जो मानी बात है कि जिसकी स्थिति पुतिन से और रूस से कंपेयर, अच्छा रूस इतनी लंबी लड़ाई जो लड़ चुका है तो बिना सोचे समझे तो नहीं लड़ रहा है, क्योंकि उसके साथ चीन खड़ा है, उसके साथ नॉर्थ कोरिया खड़ा है। और ये बात ठीक है कि इकोनॉमिकली रशिया इज नॉट ए कंपटीशन टू अमेरिका और दी नेटो कंट्रीज, बट जो रशियन पावर है, जो उसके पास न्यूक्लियर पावर है, जो उसके पास बाकी चीजें हैं, वो अमेरिका से कम नहीं है। न्यूक्लियर पावर में रशिया इज सुपीरियर टू अमेरिका। तो ये बात तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि रशिया और पुतिन, क्योंकि इतनी हेठी उनकी होगी, अभी तक तो जेलेंस्की के लोग मजाक उड़ाया करते थे, फिर पुतिन का मजाक उड़ाएंगे, फिर मोदी जी का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि पुतिन चाहे हवाई जहाज उड़ा लो, चाहे पैटर्न टैंक उड़ा लो, चाहे कोई फाइटर प्लेन उड़ा लो, क्योंकि ये फाइटिंग पावर में रशिया का मुकाबला अमेरिका भी ये बराबरी का सौदा है, और चीन जो है वो इस ब्लॉक के साथ खड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने भारत को धमकी देकर रूस से उनके तेल खरीदने को रुकवाया है, ये हमारे लिए जरूर शर्मनाक है। बिल्कुल, लेकिन यही जवाब अगर मोदी जी भी दे दिए होते शुरुआत में ही, पहले दिन जब वो अडानी को व्यक्तिगत मामला बता रहे थे, और या व्यक्तिगत कह रहे थे कि व्यक्तिगत बातें नहीं होती हैं दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मुलाकात पे,
अगर इस तरीके का हिम्मत, इस तरीके की हिम्मत मोदी जी ने पहले दिन दिखाई होती तो क्या आज इतनी भद्द पिट रही होती? नहीं नहीं, आप यार प्रकाश जी कैसी बातें कर रहे हैं, जब सारा का सारा अडानी क्या समझते हैं, अडानी का पैसा है वो सारे का सारा इन राजनीतिज्ञों का पैसा है, भारतीय जनता पार्टी का पैसा वहां पे लगा हुआ है। उसी पे पैसा कमवाते हैं, उसी पैसे को इलेक्शन में लगाते हैं, उसी से लोगों को खरीदते हैं, उसी से लोगों को डराते हैं और उसी से ये चुनाव जीतते हैं। तो ये आप कल्पना नहीं कर सकते, ये अडानी जी को किसी भी प्रकार को, अडानी जी इज ओनली ए सिंबॉलिक फिगर, गौतम अडानी इज नॉट द मेन फिगर। और इसीलिए आप देखिए 6 महीने हो गए अमेरिकन कोर्ट्स ने सम्मन इश्यू किए हुए, और ये वहां पे एफबीआई और एसईसी कह रही है कोर्ट में जाके कि भारत सरकार ने 6 महीने में सम्मन सर्व ही नहीं किया। ये कितना बड़ा डिफायंस है। लेकिन चलिए, आंख मूंद दीजिए, कबूतर आंख मूंद लेता है, इससे थोड़ी कि बिल्ली उसको खाएगी नहीं, बिल्ली तो खा ही लेगी, लेकिन इसके लिए आपको दम चाहिए। और इस प्रकार के अडानी जी को बढ़ाने के लिए, पूरे अडानी जी को क्या, अपने पूंजी को बचाने के लिए जो पूरे विश्व में घूम घूम के आपने उनकी एम्पायर को खड़ा किया है, उनकी एम्पायर को क्या, अपने एम्पायर को खड़ा किया है, उसको सेक्रीफाइस कैसे हो जाने दें, क्योंकि यह मामला इतना ज्यादा उलझ गया है। अब ये मेरे ख्याल से मोदी जी के भाषण में भी लग रहा था, वो समझ गए हैं कि अब इतना ज्यादा फंस गए हैं, इतना ज्यादा उलझ गए। चुनाव आयोग भी फंस गया, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी फंस गए, राजीव कुमार अग्रवाल साहब भी फंस गए, आरएसएस में फंस गए, 75 साल की उम्र में फंस गए, वहां पुतिन से तेल नहीं खरीद पा रहे, वहां डोनाल्ड ट्रंप उनको हड़का रहा है, चीन के दरवाजे में जा रहे हैं, चीन से भी आशा नहीं है कि उनको कोऑपरेट करेगा, पाकिस्तान धमकियां दे रहा है। तो ये इस समय मोदी जी जो है बहुत परेशानी में है, और उनके जो पसीने टपक रहे थे उससे मुझे लगता है कि अब उनपे मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद जब उनका समय पूरा हो जाए, 75 साल का अवकाश ले लें और चले जाएं, और उसके बाद देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाली शक्तियां, कोई ऐसा व्यक्ति इस देश के अंदर आए जो देश के अंदर मोहब्बत की अलख जगाए और देश के अंदर चुनाव चोरी करके, अटल बिहारी वाजपेयी की कम से कम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों पे चले, चोरी के चुनाव से ये डकैती और चोरों की सरकार इस देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये हमारे हित में भी नहीं है, इस प्रकार की चोरों और डकैतों की और वोट चोरी की सरकार। बिल्कुल, किसी भी तरीके से लोकतंत्र बहाल हो जाए, लोकतंत्र में जो विश्वास इस देश की जनता का है वो विश्वास एक बार फिर से कायम हो जाए, शायद वो सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।